गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 पार्ट 3 जम्मू कश्मीर में हिंदी के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसे आपको टाइटल जो शीर्षक है इसी से पता चल रहा है कि हम किस विषय में पढ़ेंगे कि जम्मू कश्मीर में हिंदी का विकास कैसे हुआ। तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस पुस्तक में दिया हुआ है कि जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर राज्य के 3 क्षेत्र हैं। तो जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन आपको पता ही होगा कि अब जम्मू कश्मीर जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब यूटी बन गया है जम्मू कश्मीर। ये 2019 में जम्मू कश्मीर जो था इसको यूटी बना दिया गया था। और ये 2 यूटी हमारी इंक्लूड हुई थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। मतलब जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर एक और दूसरा लद्दाख, 2 यूटी बनाई गई थी 2019 में। तो बच्चों, यहाँ पे बुक में तो ऐसे दिया गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य के 3 मुख्य क्षेत्र हैं, लेकिन अब हम हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें कि जो जम्मू कश्मीर है, जो अब जम्मू कश्मीर है वो एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। और इसी में से जो लद्दाख है उसको भी अलग कर दिया गया हो और वह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो उसके बाद अब हम शुरू करते हैं ये थोड़ा सा पढ़ना। भारत के उत्तर में स्थित जम्मू कश्मीर मूलतः अहिंदीतर प्रदेश है। अहिंदीतर प्रदेश से हमारा अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से है जहां हिंदी मातृभाषा के रूप में न बोलकर अन्य भाषा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। जम्मू कश्मीर राज्य के 3 मुख्य क्षेत्र हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि बुक पे दिए हुए हैं कि जम्मू कश्मीर के मुख्य क्षेत्र पहले थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 3 क्षेत्र थे। अब मैंने आपको जैसे बताया कि लेकिन अभी जो जम्मू कश्मीर जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है एक, और लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर से अलग है। तो इनकी भाषाओं के बारे में पढ़ लेते हैं हम कि डोगरी जम्मू क्षेत्र की प्रमुख भाषा है। कश्मीर घाटी में कश्मीरी, लद्दाख में लद्दाखी प्रमुख रूप में व्यवहार में लाई जाती है। इन भाषाओं के अतिरिक्त राज्य में कई बोलियां भी बोली जाती हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में शुरू में यही दिया है कि भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर कहाँ पर है, भारत के उत्तर में, मतलब नॉर्थ में जो है जम्मू कश्मीर है। और ये एक अहिंदीतर प्रदेश, अहिंदीतर का यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि अहिंदीतर प्रदेश से क्या अभिप्राय है। अहिंदीतर प्रदेश से अभिप्राय ये है कि जहां हिंदी मातृभाषा के रूप में नहीं बोली जाती है। मातृभाषा मतलब मदर टंग, जहाँ हिंदी जो है वो मातृभाषा के रूप में नहीं बोली जाती है बल्कि अन्य भाषा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। तो अहिंदीतर का ये अर्थ हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद इसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे कि जो जम्मू में डोगरी भाषा बोली जाती है, कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है, और यहाँ पे इन्होंने बताया लद्दाख में लद्दाखी भाषा बोली जाती है। तो हम जम्मू और कश्मीर के बारे में ही याद करेंगे कि जम्मू में डोगरी, कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे कई बोलियां भी बोली जाती हैं। जम्मू कश्मीर में हिंदी बोलने वालों की संख्या पर्याप्त है। यहाँ शिक्षित जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग हिंदी के व्यवहारिक तथा साहित्यिक रूपों से परिचित है। प्राय सभी लोग हिंदी समझ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हिंदी बोलने वालों की भी संख्या जो है काफ़ी है। और यहाँ पे उसके बाद हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर राज्य और हिंदी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, जम्मू कश्मीर अब जो है केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन जो इस पे लिखा हुआ है मैं वैसे ही पढ़ूंगी, लेकिन आप जम्मू कश्मीर यहाँ पे राज्य नहीं बल्कि ये केंद्र शासित प्रदेश लेकर चलोगे। जम्मू कश्मीर राज्य यानी कि जो अब जम्मू कश्मीर जो है एक यूटी है। और हिंदी क्षेत्र के बीच प्राचीन काल में से ही सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। सामाजिक, सोशल, आर्थिक क्या हो गए हमारी इकोनॉमिक, सांस्कृतिक क्या हो गई हमारी जो संस्कृति है, उसे संबंध रहे हैं। कश्मीर अपने पर्यटन महत्व के अतिरिक्त विश्व प्रसिद्ध संस्कृत भाषा का शिक्षा केंद्र रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो कश्मीर है जो अपने सुंदरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और संस्कृत भाषा का भी शिक्षा का केंद्र ये रहा है। और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के अतिरिक्त बौद्धिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भी लोगों का प्रवाह यहाँ आता रहा है। इस्लाम के आगमन से पूर्व बोली जाने वाली कश्मीर में वैदिक तथा संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव दोनों प्रकार के शब्द पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि
इस्लाम जब आया उसके आने से पहले यहाँ पे कश्मीर में वैदिक तथा संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्द बोले जाते थे। मतलब वैदिक क्या हो गया, वेद से रिलेटेड, और संस्कृत भाषा जो थी उसके तत्सम और तद्भव शब्द, दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता था। आजकल भी ये दोनों प्रकार के शब्द कश्मीरी भाषा में पाए जाते हैं, और यहाँ पे बताया कि आजकल भी तत्सम और तद्भव शब्द जो हैं दोनों ही कश्मीरी भाषा में पाए जाते हैं। यहाँ ये कहना असंगत ना होगा कि हिंदी में भी संस्कृत के ऐसे शब्दों की बहुत बड़ी संख्या पाई जाती है। मतलब कश्मीरी में तो पाई जाती है, लेकिन हिंदी में भी तत्सम और तद्भव जो शब्द हैं उनकी संख्या पाई जाती है। उसके बाद जम्मू कश्मीर देश विदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इनमें से मुख्य आकर्षण अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तथा वैष्णो देवी की यात्राएं हैं। तो यहाँ पे ये बताया कि जम्मू कश्मीर जो है पूरे देश में और पूरे विदेश में क्या रहा है, तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र रहा है। और इनमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण स्थान है वो कौन से धार्मिक स्थल हैं, अमरनाथ की गुफा और वैष्णो देवी की यात्रा, ये महत्वपूर्ण हैं। जो यात्री यहाँ आते हैं उनमें हिंदी भाषी क्षेत्र के यात्री भी आते हैं। आदान प्रदान की प्रक्रिया में यहाँ धीरे धीरे हिंदी जड़ें पकड़ती गई। कश्मीर में जैन उल आबदीन वर्षा के समय ईस्वी था। वर्षा के पूर्वज सिकंदर तथा अली शाह के शासनकाल में जो कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में बस गए थे, उनमें से बहुत से लोग वर्षा के समय पुनः कश्मीर लौटे। 30-32 वर्षों के हिंदी प्रदेश के प्रवास में वे ब्रजभाषा और हिंदी की अन्य बोलियों से अवश्य प्रभावित हुए होंगे। अब यहाँ पे बताया गया है कि वर्षा के समय की बात की है कि जो वर्षा के पूर्वज थे सिकंदर और अली शाह जो है, जब इनका शासनकाल था, जब ये शासन करते थे तो क्या हुआ था, जो कश्मीरी पंडित थे वो कश्मीर छोड़कर पंजाब में बस गए थे और कुछ जो थे उत्तर प्रदेश में बस गए थे। लेकिन जब वर्षा का समय आया, जब वर्षा जो थे उस समय उनका शासनकाल का समय आया तो क्या हुआ, उस समय जो वो कश्मीरी थे जो पंजाब में और उत्तर प्रदेश में बसे थे वो वापस कश्मीर लौट आए। और 30-32 वर्षों के मतलब 30-32 वर्ष की बात है ये, जो उस समय जो ये सिकंदर के समय में वहां से चले गए थे वो 30-32 वर्षों के बाद फिर वापस लौटे थे कश्मीर में, और उनके ऊपर जो ब्रजभाषा और हिंदी की बोलियां जो थी उनसे वो प्रभावित हुए थे। ठीक है। फिर जम्मू कश्मीर में हिंदी का प्रचार जहां एक और साधुओं, पर्यटकों आदि के द्वारा हुआ, वहीं दूसरी ओर भक्त कवियों जैसे सूरदास, तुलसीदास, मीरा, कबीर आदि के दोहों तथा पदों ने इसमें योगदान दिया। मतलब एक और तो जम्मू में हिंदी का प्रचार प्रसार किसके द्वारा हुआ, साधुओं के द्वारा हुआ, क्योंकि जो साधु थे वो बाहर से यहाँ पर आते थे, हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में देश विदेश से जो साधु आते थे वो ज़्यादातर हिंदी का प्रयोग करते थे, तो जिससे हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो लोग थे उनमें जो थी हिंदी बोलने की जो थी उनमें भी ये इच्छा जागी और वो धीरे धीरे हिंदी बोलना शुरू हो गए। और पर्यटक थे बाहर से, जो टूरिस्ट वगैरह आते थे वो भी हिंदी में बात करते थे। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि जम्मू कश्मीर में एक और तो साधुओं के द्वारा, पर्यटकों के द्वारा प्रचार हुआ, लेकिन दूसरी ओर जो भक्त कवि थे जैसे सूरदास किसकी भक्ति करते थे, श्री कृष्ण की। तुलसीदास किसकी करते थे, ये श्री राम की। मीरा जो थी ये श्री कृष्ण की भक्ति। और कबीरदास जो थे ये गुरु थे, उनके महत्व को अधिक मानते थे। कबीर भी गुरु की भक्ति करते थे। तो जितने भी ये भक्त कवि थे इन्होंने भी अपने दोहों के द्वारा, अपने पदों के द्वारा हिंदी को फैलाने में अपना योगदान दिया। इन कवियों के कई दोहे व पद सुगम तथा गेय होने के कारण धीरे धीरे लोकप्रिय हुए तथा हिंदी का संस्कार जड़ पकड़ता गया। इन सभी कवियों के दोहे बहुत आसान थे, सुगम थे, मतलब आसान थे, और गाने योग्य थे। मतलब इनके दोहे जो थे गाए जाते थे। आज भी आप देखते हो कबीर के दोहे कितने प्रसिद्ध है, आज भी गाए जाते हैं। तो इसी कारण ये इतने प्रसिद्ध हुए कि जो हिंदी थी वो क्या करती गई, धीरे धीरे हमारे जम्मू कश्मीर में अपनी जड़ें बनाती गई। आजकल भी ये दोहे तथा पद साधु संतों तथा सज्जनों की जुबानी सुनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक रुचि में पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों के हजारों लोगों को जम्मू कश्मीर में बसने के लिए
प्रेरित किया। इसी प्रकार राज्य के हजारों लोग रोजी रोटी के लिए शीतकाल में राज्य से बाहर काम की खोज में जाते रहे हैं। मतलब जो अब यूनियन टेरिटरी है, जो यूटी है, अब जम्मू कश्मीर की बात की जा रही है कि शीतकाल मतलब जैसे सर्दियों में जो लोग थे बाहर जाते थे काम करने के लिए, खोज अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाते थे। इन लोगों की वहां के लोगों के साथ बोलचाल तथा सहयोग की भाषा हिंदी रही है। और जो लोग जम्मू कश्मीर से बाहर जाते थे कामकाज के लिए तो वो कैसी भाषा का प्रयोग करते थे, वहां जाकर हिंदी का प्रयोग करते थे। इससे स्पष्ट होता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने शताब्दियों पूर्व ही हिंदी के संस्कार को समझा और पहचाना था। तो इससे हमें पता चलता है कि जो जम्मू कश्मीर के लोग थे, इन्होंने बहुत सालों पूर्व क्या किया था, हिंदी को धीरे धीरे समझना और पहचानना शुरू कर दिया था। फिर संसार की भाषाओं को हम कई परिवारों में बांटते हैं, जैसे भारतीय परिवार, कन्नड़ परिवार, चीनी परिवार आदि। यहाँ पे हम संसार की जो भाषाएं हैं उनको हम कई परिवार में बांटते हैं। और इसमें आप बता सकते हो कि मुख्यतः जो संसार की भाषाओं को 4 परिवारों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 परिवारों के बारे में बताया गया है कि भारतीय परिवार, कन्नड़ परिवार और चीनी परिवार। तो लद्दाख में बोली जाने वाली मुख्य भाषा लद्दाखी का संबंध भाषाओं के अन्य परिवार से है। इसमें चीनी परिवार, इसे चीनी परिवार कहते हैं। मतलब जो लद्दाख में बोली जाती है भाषा उसको चीनी परिवार कहते हैं। इसकी एक शाखा तिब्बती बर्मी है, लद्दाखी इसी शाखा के अंतर्गत आती है। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में बोले जाने वाली भाषाओं तथा बोलियों का संबंध मुख्य रूप से भारतीय परिवार की एक शाखा से है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि चीनी का संबंध जो लद्दाख में बोली जाने वाली बोलियां हैं तो उन्हीं के साथ उसका संबंध है। और जो हमारी जम्मू कश्मीर में भाषा बोली जाती है इसका संबंध भारतीय परिवार से है। और यह शाखा भारतीय आर्य शाखा के नाम से जानी जाती है। और ये भारतीय परिवार की एक शाखा है जो मुख्य रूप से किससे संबंधित है, हमारे जम्मू कश्मीर की भाषा से संबंधित है। इस शाखा का नाम भारतीय आर्य शाखा है। परिवारगत समीपता के कारण हिंदी तथा जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली भाषाओं में कहीं कहीं एक जैसी ध्वनियों तथा शब्द देखने को मिलते हैं। कहने का भाव ये है कि जम्मू कश्मीर के लिए हिंदी कोई पराई भाषा नहीं है। हिंदी जम्मू कश्मीर राज्य में कई शताब्दियों से है। यद्यपि सही तिथि बताना कठिन है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन ने संपूर्ण भारत को प्रभावित किया था। उसका प्रभाव जम्मू कश्मीर पर पड़ना स्वाभाविक था। इस प्रभाव के फलस्वरूप जम्मू कश्मीर के कई कवियों ने भक्ति पर कविताएं मातृभाषा हिंदी में ही भी रची। इस प्रसंग में कश्मीर की संत कवित्री रूप भवानी का नाम लिया जा सकता है। कश्मीर के एक और भक्त कवि परमानंद ने अपनी कई कश्मीरी रचनाओं में हिंदी के कुछ अंश जोड़ दिए। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो हिंदी का संबंध जो है जम्मू कश्मीर में बहुत सालों पहले से है। ये बताना तो कठिन है कि मतलब उसकी सही समय बताना तो कठिन है, लेकिन इसका समय ये मध्यकाल से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। और यहाँ पे बताया गया है कि कश्मीर की संत कवित्री जो थी, कश्मीर की कवित्री के बारे में बात की जा रही है, उसका नाम था रूप भवानी। फिर उसके बाद एक और भक्त कवि थे परमानंद। इन्होंने भी कश्मीर में बहुत सारी रचनाएं रची हैं। और उनकी भाषा में ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी तथा कश्मीरी के विचित्र मिश्रण है। और इन्होंने जो भाषा लिखी थी उसमें खड़ी बोली, ब्रज भाषा, पंजाबी तथा कश्मीरी के मिश्रण थे। यह भाखा नाम से जानी जाती है। 18वीं शताब्दी में लक्ष्मण जू बुलबुल ने कुछ कविताएं लिखी। अब 18वीं शताब्दी जब आई, 18th सेंचुरी आई, तब लक्ष्मण जो बुलबुल थे उन्होंने कुछ कविताएं लिखी जिनमें हिंदी तथा कश्मीरी दोनों भाषाओं का योग था। इन्होंने हिंदी में भी कविताएं लिखी और कश्मीरी में भी कविताएं लिखी। इधर जम्मू के दत्तू नाम से ही चर्चित हुए। और ये जम्मू में किस नाम से चर्चित हुए, किस नाम से प्रसिद्ध हुए? दत्तू। इनका समय 18वीं शताब्दी था। ये जम्मू के प्रथम हिंदी कवि माने जाते हैं। और यही जो दत्तू हैं ये जम्मू के पहले हिंदी कवि भी माने जाते हैं। वीर विलास तथा ब्रजराज पंचाशिका इनके द्वारा रचित प्रबंध ग्रंथ हैं। अब इनके द्वारा रचनाएं यहाँ पे दी हैं कि वीर विलास और ब्रजराज पंचाशिका जो है ये इन्हीं के द्वारा रचे हुए ग्रंथ हैं। वीर विलास नामक ग्रंथ का आधार संस्कृत भाषा में लिखित महाभारत काव्य से है। महाभारत में एक पर्व विशेष का वर्णन हुआ है जिसे द्रोण पर्व कहते हैं। वीर विलास का आधार वस्तुतः यही द्रोण पर्व है। कमल नेत्र स्तोत्र भी इन्हीं की रचना है जिसे उत्तर भारत के लोग बड़ी श्रद्धा से
गाते हैं। उनके काव्य की कोई विशेष परंपरा देखने को नहीं मिलती है। विद्वानों का विचार है कि उनके एक वंशज कृष्णलाल नामक किसी व्यक्ति ने महाभारत के कई पदों का अनुवाद हिंदी में किया है। कश्मीर के भक्ति काव्य की तरह जम्मू में भक्ति काव्य की कोई ठोस परंपरा दिखाई नहीं देती है। अब यहाँ पे यही बताया है कि जो जम्मू ये वीर विलास और ये ब्रज पंचाशिका जो है ये इनके द्वारा दत्तू जी द्वारा रचित हैं और ये लिया गया है, ये किसके आधार को बना इस किसके किसे आधार बनाकर लिया गया है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ महाभारत काव्य है उसी को आधार बनाकर लिया गया है। और उसमें एक विशेष पर्व का त्योहार उत्सव का वर्णन किया गया है जिसे द्रोण पर्व कहते हैं और उसी के आधार पर ये लिया गया है। फिर 19वीं शताब्दी में कश्मीर के लालजी जाडू ने हिंदी से परिपूर्ण महाकाव्य लिखा जो पर्याप्त साहित्यिक योग्यता का प्रमाण देता है। इसमें कई प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया था, मतलब जो इन्होंने साहित्य लिखा उसमें बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया गया था जिसमें दोहा, चौपाई और सोठा छंद जो थे वो मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। कालांतर में कृष्ण जू, राजदान ठाकुर जू, मनवट्टी, हलधर जू, ककरू, पंडित नीलकंठ शर्मा जैसे कवियों ने कश्मीरी कविताओं के साथ साथ बहुत सी हिंदी कविताएं भी रची जो भक्ति, धर्म और नीति की भावनाओं से ओतप्रोत थी, मतलब भरी हुई थी। उनमें ये कौन सी भाव जो भी इन कवियों ने जितनी भी कविताएं रची कश्मीरी में भी रची और हिंदी में भी रची और ये सारी कविताएं भक्ति से और धर्म और नीति की भावनाओं से भरी हुई थी। ये कवि आर्थिक लाभ अथवा किसी अन्य लोभ के कारण हिंदी में नहीं लिखते थे, अपितु भक्ति उद्गारों को वाणी देने के लिए वे हिंदी में रचना करते थे। मतलब क्या बताया, ये किसी लोभ लालच में आकर कविताएं नहीं लिखते थे, बल्कि ये क्या करते थे, भक्ति उद्गारों को वाणी देने के लिए, जो भक्ति के इनके दोहे थे, जो भक्ति अपनी जो भक्ति थी इनकी, ये दूसरों तक पहुंचाने के लिए अपनी वाणी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए ये हिंदी में रचना करते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको सुन सके। तो बच्चों आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, जो आगे का पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें आपने जो कवि हैं उनको अच्छे से अंडरलाइन करना है, रीड करना है इसको, फिर अच्छे से उनको अंडरलाइन करके उनके नाम आपने अच्छे से याद करने हैं। तो आई होप कि आपको इतना सा समझ में आ गया होगा। जो बाकी जो पार्ट हमारा बच गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।